डियर ऑल, जय भीम, जय भारत। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। दलित नोट पावर पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस बार डायलॉग का मुद्दा है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन के मायने क्या हैं। मेश्राम साहब, आपका स्वागत हो। जय भीम, जय भारत। जय भीम सर, जय भारत। तो जरा, ये इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इसके क्या मायने हैं? क्या इनके बारे में बारी बारी से आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल सर। अभी हमें समझना होगा पहले कि हम जो भी उद्योग करते हैं और उस उद्योग हमारा किस कैटेगरी में आता है। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा है कि रजिस्ट्रेशन करना है। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, तो उसमें हमें हमारा इंडस्ट्री का स्पेसिफिकेशन देना होता है या हमारे बिजनेस का कुछ स्पेसिफिकेशन देना होता है कि किस क्राइटेरिया में हम बैठेंगे। अब किस क्राइटेरिया में हमारा बिजनेस है वो डिफाइन करता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के एमएसएमई एक्ट के हिसाब से 2006। एमएसएमई एक्ट 2006 में इसका क्लासिफिकेशन हुआ है प्रॉपर वे से, और उसका अमेंडमेंट अभी 2016 में होके फिर से उसकी डेफिनेशन चेंज हो। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज के लिए सरकार के तरफ से कितनी मिनिस्ट्री काम करती है। आज के डेट में हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए दो मिनिस्ट्री काम करती है, एक हैवी इंडस्ट्रीज और एक एमएसएमई डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। ये एक डिपार्टमेंट काम करता है। तो हैवी इंडस्ट्री की जब बात बहुत दूर हो गई है, तो हम करते हैं एमएसएमई की बात। एमएसएमई डिपार्टमेंट में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना है, जो हमने बोला था कि उद्यमी रजिस्ट्रेशन करना है। उद्यमी रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक बात का ध्यान देना होता है कि हमारा उद्योग किस क्लासिफाइड एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत आता है। तो एमएसएमई क्लासिफाइड उसके अंतर्गत आने वाला जो बिजनेस होता है उसमें है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। 2016 के पहले इसका जो डेफिनेशन था, जो ये था, उसमें डेफिनेशन में दो पार्ट और दिए हुए थे, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री बोले तो अभी ये और एक समझने की बात वो है, जहां प्रोडक्ट बन जाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कुछ भी चीज बन जाएगी, वैल्यू एडिशन होके बन जाएगी या कुछ जोड़ के बन जाएगी या कुछ मिक्स करके। सर्विस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो उसका सर्विस प्रोवाइड करे। जो भी चीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, उसका अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है तो वो होती है सर्विस इंडस्ट्री। और एक अभी इसमें भी गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब गवर्नमेंट ने और एक चीज याद ऐड कर दिया है, कुछ कुछ और सारी जो बिजनेस है जो सर्विस रिलेटेड नहीं हो, मगर वो सर्विस रिलेटेड में उन्होंने कंसिडर किया हुआ है आज की डेट। तो अब उद्यमी रजिस्ट्रेशन जो करना है आपकी इंडस्ट्री के लिए, वो सभी के लिए आप कर सकते हैं। इवन वहां तो प्रोफेशंस जैसे आर्किटेक्ट, सीए, इनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, पहले नहीं होता था, अभी ये होना स्टार्ट हो गया। तो अब इसके क्लासिफिकेशन कैसे हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने वहां से सर्विस को भी कंबाइन कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो अब डेफिनेशन एमएसएमई एक्ट के हिसाब से हो गई है, डेफिनेशन एमएसएमई की हो गई है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंबाइन हो गया। पहले सेग्रीगेट था, अभी कंबाइंड हो गया। अब कंबाइंड होने के बाद जब हम आते हैं पहले कि माइक्रो, तो माइक्रो की डेफिनेशन कैसी। माइक्रो की डेफिनेशन ये है आज की डेट में, पहले 25 लैक्स थी, जिसका प्लांट एंड मशीनरीज का कैपेसिटी एंड इक्विपमेंट कैपेसिटी 25 लाख के नीचे हो, इसको माइक्रो में कन्वर्ट। अब इसका लिमिट कर दिया है 1 CR। यानी प्लांट एंड मशीनरीज जो आपको लगाने थे, फिर से एक शब्द यूज कर रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स। प्लांट एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट की जो भी कॉस्ट होगी प्लस इलेक्ट्रिकल, इसकी जो भी कॉस्ट होगी, अगर आपकी कॉस्ट वो 1 CR के नीचे है तो आपका इंडस्ट्री ये माइक्रो में आता है। अब इन्होंने और एक डेफिनेशन ऐड कर दिया है, इसका अगर टर्नओवर, इसका टर्नओवर इंटू 5, जितना इन्वेस्टमेंट है समझ लीजिए मोटा 5 CR का टर्नओवर है,
अगर प्लांट एंड मशीनरी की आपका ये समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट कम है, 50 लाख है, और आपका टर्न ओवर 5 टू अबाव 1 CR भी है, मिनिमम 5 CR तक है, तो भी आप उसमें माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइक्रो में 1 CR की लागत और टर्नओवर 5 CR के नीचे होना चाहिए। ये हो गया माइक्रो। इसके बाद आते हैं हम स्मॉल इंडस्ट्रीज में। पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज का कैप 1 CR था, फिर बाद में उसको अभी बढ़ा दिया गया, तो अब इसका टर्नओवर हो गया है, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरीज विथ इलेक्ट्रिफिकेशन का हो गया है 10 CR, और टर्नओवर हो गया है 50 लाख। फिर आते हैं मीडियम में। अब मीडियम में प्लांट एंड मशीनरीज इक्विपमेंट्स का जो कॉस्ट है वो हो गई है 50, और टर्नओवर क्राइटेरिया हो गया 250 करोड़, 250 करोड़। ये होता है डेफिनेशन के हिसाब से। इसमें आपका जब आप भी कोई भी बिजनेस की आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की बात करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ये ध्यान देना है कि क्या कंपोनेंट मेरा इसमें आ जाएंगे, यानी मेरे कंपोनेंट्स किस मेरे कैपिटल कॉस्ट में आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट में खाली आपका प्लांट एंड मशीनरीज, इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट्स क्यों बोला जाता है, कुछ कुछ एक प्लांट एंड मशीनरीज तो आप समझ जाएंगे, इक्विपमेंट्स क्यों बोला जाता है ये भी आपको समझने की जरूरत होती है। हर चीज जो मैन्युफैक्चरिंग से, मशीनरी से रिलेटेड होती है, वो आ जाती है आपकी प्लांट एंड मशीनरीज में। इक्विपमेंट जैसे कि आप लेबोरेटरीज हो गए, आपके कंप्यूटर्स हो गए, इस टाइप का जो मटेरियल होता है, इसको आप इक्विपमेंट में बोल सकते हैं। अभी समझ लीजिए इंडस्ट्रीज में लेबोरेटरी होती है, अब लेबोरेटरी तो मशीनरीज होती नहीं है, तो ये इक्विपमेंट्स में आ जाता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि अगर मुझे कोई लेबोरेटरी भी डालना है, समझ लीजिए इंडस्ट्रियल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी डालना है, तो मेरा प्लांट एंड मशीनरीज प्लस इक्विपमेंट, पहले ये कोड क्या होता था, ये कोड चला जाता था सर्विस सेक्टर। अब ये कोड आ रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस में, कॉमन इसमें आ रहा है। तो अब इसका डेफिनेशन चेंज होने की वजह से अब ये सारा इजी हो गया है। तो आपका जो भी टर्नओवर होगी, जो कैपेसिटी होगी प्लांट एंड मशीनरीज की कॉस्ट होगी, प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन, इनर एंड आउटर, यानी अंदर लगने वाला और आउटर लगने वाला, कुछ पेरिफेरल्स डिवाइसेस जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंक्लूड हो जाता है, उसको भी आप प्लांट एंड मशीनरीज में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपका वेइंग ब्रिज भी आप ले सकते हो, जैसे कि ओके इट इज एक्सटर्नल पार्ट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, मगर आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें आप वो भी ले सकते हो। जैसे ये आपका इसमें लेना होगा कि कुछ लैब हो गई, वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। कंप्यूटराइज हो गया, वो भी कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कवर नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल इसमें कवर नहीं होगा, प्योरली जो भी कवर होगा वो प्लांट एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स होगा। ये स्मॉल डेफिनेशंस एमएसएमई। अच्छा ये बताएं, एक थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, ये जो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री है, इसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी का 1 करोड़ से 5 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल स्केल में सर, स्मॉल स्केल में तो ऑलरेडी अभी 5 CR, सॉरी 1 CR टू 10 CR आज के डेट में दिया हुआ है। माइक्रो में जो दिया हुआ है वो आपकी 1 लाख से लेके समझ लीजिए, या 1 लाख से लेके आप 1 CR तक प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट हो तो माइक्रो में और इसका कितना टर्नओवर होगा? अगर माइक्रो इंडस्ट्री है तो आपका 5 CR तक टर्नओवर कंसीडर होगा, कि 5 CR तक अगर आपने टर्नओवर कर लिया तो आप माइक्रो में ही रहोगे। और स्मॉल में टर्नओवर कितना होना है? 50 लाख, सॉरी सर, 50 CR। हाँ हाँ, ये इसीलिए हमने ये दोबारा किया। अगर हाँ, मान 50 CR। लीजिए छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रहा है, डेफिनेटली। तो उस वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? हाँ, अब देखिए सर, पहले तो ये अलग होता था, रेस्टोरेंट के लिए एमएसएमई एक्ट में कोई ये दर्जा नहीं था। ये प्योरली एमएसएमई एक्ट बोलता था ये इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रिलेटेड सर्विस बिजनेस, उसमें ये दायरा होता था। मगर आज के डेट में कैसा है कि जब हम उद्यमी रजिस्ट्रेशन करते हैं तब होटल्स इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी कुछ प्रोविजन और कुछ एनईसी एक्ट ये होते हैं कोड्स, उसमें उनको स्पेसिफाइड किया गया है। तो उसमें अगर समझ लीजिए एक होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्रीज में लगने वाला क्या आइटम है, अपन पहले ये चेक कर लेते हैं। होटल इंडस्ट्रीज में क्या लगेगा, आपका किचन आइटम्स लगेगा। किचन आइटम्स बोले तो टेबल्स, यूटेंसिल्स, गैस सिलेंडर्स, इतना आइटम आपका ये लग जाएगा। ये हो गया आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो ये आ जाएगा इक्विपमेंट कॉस्ट में। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाला कॉस्ट शब्द यूज नहीं होगा,
प्लांट एंड मशीनरी ये नहीं होगा, यहाँ जो वर्ड यूज होगा वो इक्विपमेंट होगा। तो जो समझ लीजिए आपका टेबल और एक छोटा सा होटल डालने का इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए 5 लाख तक का है, तो केचर है एक 5 लाख है, तो 5 लाख तो ये माइक्रो में कन्वर्ट हो जाएगा सर, छोटा होटल्स एक माइक्रो में यह कन्वर्ट आ जाएगा। अच्छा, ये उद्योग आधार क्या है? हाँ सर, ये उद्योग आधार पहले था उद्योग आधार, फिर इसको 2000 अभी 19 से चेंज किया गया है, उसको बोला है उद्यमी रजिस्ट्रेशन। यानी आप कोई भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत करना है तो इसका ये रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इसका क्लासिफाइड होगा। इससे फायदे क्या हैं? हाँ सर, एमएसएमई एक्ट के फायदे ये है कि एमएसएमई एक डिपार्टमेंट, एक हैंड होल्डिंग टाइप डिपार्टमेंट है, जो हम इंडस्ट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में हैंड होल्डिंग करता है। इसके और 3 अलग अलग ये है, जैसे एनएसआईसी एक है, केवाईसी एक बोर्ड है, केवाईबी भी बोर्ड है, कमीशन है, और एक अभी उन्होंने एक जनरेशन पीएमईजीपी की एक स्कीम भी रन करते हैं। ये तो मेजर 3 हो गई। बाद में ये मार्केट असिस्टेंट के लिए काम करते हैं, मार्केट प्रमोशंस के लिए काम करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फिर उसके बाद ये क्लस्टर के लिए भी काम करते हैं, आपका क्वालिटी सर्टिफिकेट्स के लिए भी काम करते हैं। ऐसे एक्सपो इंटरनेशनल है, नेशनल एक्सपो के लिए भी इन लोग काम करते हैं। अब काम कैसे कैसे करते हैं, एक एक चीज को समझना होगा। तो पहली एक चीज अपन करते हैं कि एमएसएमई में हमने रजिस्ट्रेशन किया है, बोले तो हम अभी एमएसएमई में एक्ट उद्यमी रजिस्ट्रेशन किया, तो हम एमएसएमई के जितने भी बेनिफिट्स है वो उठाने की कोशिश करते हैं। अब पहला अगर समझ लीजिए, पहला उनका दिया हुआ है, पहला उनका जो दिया हुआ है समझ लीजिए, अपन इसमें बात करते हैं तो पीएमईजीपी। पीएमईजीपी क्या करता है, एक सेंट्रल की पॉलिसी है जो यंग जनरेशन को, न्यू और फर्स्ट जनरेशन को वो लोन प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज रेट पे, जो कि पहले लिमिट 25 थी, अभी 50 लाख है। उसमें उन लोग का एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 35% सब्सिडी देती है। तो ये भी एमएसएमई काम करती है, उसके अंतर्गत आता है। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा आ जाता है केवाईसी और केवाईबी, वो केवाईसी और केवीआईबी ये दोनों के दोनों ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे पीएमए ये तालुका लेवल पे काम करती है, वैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए उनके पास केवीआईसी केवीआईबी बोर्ड है। फिर उनके पास एक एनएसआईसी है। एनएसआईसी में बहुत अच्छी और एक स्कीम है अभी, नेशनल एससी एसटी हब, कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोग्राम होता है एससी एसटी हब के लिए। एनएसआईसी क्या करती है, एनएसआईसी भी एमएसएमई जैसे ही मार्केटिंग सपोर्ट देती है। अगर आपको एक्सपो बाहर लगा हुआ है, आपको जाना है, आपके प्रोडक्ट्स रखना है, तो आपको ये 100%, अगर शेड्यूल कास्ट है तो 100% रिएम्बर्समेंट देती है। रिएम्बर्समेंट उस सेक्टर में देती है जिस यानी आपका ट्रैवलिंग और आपका वहां जाने का खर्चा, ये उन लोग प्रोवाइड करते हैं। फूड और आपको वो अरेंज करना होता है। तो ये एक्सपो इंटरनेशनल नेशनल ये दोनों के लिए इन लोग प्रोवाइड करते हैं, स्टॉल का खर्चा भी प्रोवाइड करते हैं। तो एनएसआईसी वहां भी काम करता है शेड्यूल कास्ट के लिए। फिर मार्केटिंग असिस्टेंस होता है। मार्केट असिस्टेंट बोले तो प्रमोशंस वगैरह करा के देना होता है। एनएसआईसी आपके बिहाफ में टेंडरिंग भी करती है। अगर आपको कहीं गवर्नमेंट का बड़ा टेंडर मिला है और आपको बैंक गारंटी की जरूरत है, तो एनएसआईसी भी बैंक गारंटी प्रोवाइड करती है, शेड्यूल कास्ट के लिए तो स्पेशली भी करती है। उसके बाद अगर आप लोन अप्लाई करते हो, और लोन अप्लाई करने के बाद आपका बहुत सारा ये हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन फीस होता है, जिसमें 2%, 0.3%, 0.4% बैंक चार्ज करता है, या ये प्रोसेसिंग फीस भी आपको पूरा माफ हो जाता है एनएसआईसी थ्रू एससी एसटी हब में। ये हो गया। फिर आपको अगर अपना प्रोडक्ट बनाया, आपके अपने प्रोडक्ट बनाया, उसको क्वालिटी सर्टिफिकेट इशू कराना है, उसकी क्वालिटी चेक कराना है, उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेट आपको इशू कर ले लेना है, तो इसमें भी एमएसएमई डिपार्टमेंट आपको सब्सिडाइज देती है, और एससी को कुछ स्पेशल 5 to 10% अगेन सब्सिडाइज रेट में वो करा देती है। उसके बाद एक क्लस्टर होता है। क्लस्टर होता है कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एक जगह आए, कॉमन फैसिलिटीज सेंटर उसका रहे, और कॉमन फैसिलिटीज सेंटर को ये सारे 10 जितने भी इंडस्ट्रीज है, 10-12 जो भी इंडस्ट्रीज है, उसका फायदा उठा सके, उसके लिए क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए भी एमएसएमई काम कर रहा है अभी। उसके बाद एक उनका एक और अच्छा स्थिति है, जिसमें उन लोग वेरियस टाइप के न्यू स्टार्टअप के लिए भी काम करा रहे हैं। इस टाइप के वेरियस रोल है। ये तब तक रोल एक्टिव नहीं हो जाते हैं, या तब तक हम इसको अवेल नहीं कर पाते जब तक हम एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, उद्यमी का रजिस्ट्रेशन नहीं करते और बिजनेस रन में नहीं लेके आते। तब तक ये डिपार्टमेंट किसी को भी स्टैंड बाय दिखता है। अच्छा, ये बताएं, ये जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, यानी राशन हाँ की दुकान, बरोबर। मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं आप,
या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कॉस्मेटिक्स की दुकान खोल रहे हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन शॉप एक्ट के तहत ही हो जाता है या कुछ और करना पड़ता है? सर ये सॉफ्ट एक्ट की, ये प्योर ट्रेडिंग बिजनेस है, इसमें कुछ भी थोड़ा भी इंडस्ट्रियल और एमएसएमई एक्ट के इसमें नहीं है। तो ये जो भी आपने तीनों बिजनेसेस बोला, ये कंप्लीट सॉफ्ट एक्ट के हिसाब से आते हैं, उद्यमी में आएंगे भी नहीं आते। अच्छा, एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री होते हैं, घरेलू उद्योग, ये क्या हाँ होता है? सर, लघु उद्योग बोलते हैं उसको। पहले कॉटेज इंडस्ट्री का उसका शब्द था, अभी ये लघु उद्योग बोलते हैं। लघु उद्योग का ये होता है कि ये समझ लीजिए अभी हम एक काम कर रहे हैं एक जगह महिला बचत गट के लिए, जो चकलियाँ होती है या जो त्योहारों के जो ये होते हैं फ्रूट्स और त्योहार के प्रोडक्ट्स होते हैं स्नैक्स वगैरह, वो बनाने का, तो उनका लघु उद्योग में आता है। लघु उद्योग का कहना यह है कि जो छोटे इंडस्ट्रीज या जो छोटे उद्योग जो घर के अंदर स्टार्ट हो सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने, अभी तो क्राइटेरिया नहीं था, पहले तो क्राइटेरिया था कि आप वो कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर वो पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज है तो आप वो कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपका पीकल बनाने का हो गया, आपका चकली बनाने का हो गया, कुछ स्मॉल पैकिंग्स करने की यूनिट्स हो गए, या कुछ सर्विस देते हैं, जैसे शर्ट्स को बटन्स लगाने के लिए बाहर जाता है, सर्विस टाइप के बिजनेस होते हैं। ये सारे छोटे छोटे बिजनेसेस अभी ये लघु उद्योग में आते हैं, और ये जनरली प्रमोट कर रहे हैं। अगर अपन स्कीमों की बात करें तो ये मुद्रा में बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताएं सर कि अगर कोई आटा की चक्की लगाना चाहता है करो। या मस्टर्ड ऑयल वगैरह का, सरसों को पेरने की मशीन लगाता है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? हाँ, अभी जैसा कि चक्की आटा लगाना चाहता है बंदा, तो अब वो पैकिंग नहीं करेगा, वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बोले तो कोई लोग लेके आ रहे हैं उसके पास गेहूं और ये उसको पिसा के दे रहा है, तो सर्विस हो गया। अब ये एमएसएमई में एक्ट में आएगा या नहीं आएगा, अब आ गया सवाल। एमएसएमई एक्ट दोनों टाइप से आज के डेट में बात कर रहा है कि एमएसएमई में ये बोल रहा है कि कोई भी चीज आप मशीनरी है, इसमें मशीनरी आ गई है आपकी ऑलरेडी चक्की आटे में। अब चक्की आटे में मशीनरी आने की वजह से क्या हो गया, ये आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मगर इसमें सॉफ्ट एक्ट में भी किए तो भी कोई फर्क नहीं, बिकॉज आप सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, इसलिए ये हाँ, सॉफ्ट एक्ट में ही आएगा। हाँ, मान लीजिए कि कोई आटा की चक्की लगा रखा है, लोग गेहूं लेके आ रहे हैं और पिसवा के ले जा रहे हैं, पर अगर बरोबर। कोई आटा की चक्की लगा के अपना आटा बना के उसको पैक करके लोकल में मार्केट में इधर उधर बेचना चाहता है, या सरसों की पीसने की पेरने की अगर किसी ने लगा रखा है चक्की और वो पैक करके बेचना चाहता है, तो उसमें और उसमें क्या फर्क है? अभी देखिए, अगर कोई चीज बना के ब्रांड करना चाहते हो या आप मार्केट में लाके खुद ही परचेस करके और खुद ही आप बेचना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत आ जाओ, कंपलसरी। जब कंपलसरी आप पैक बना के आ जाओगे तो आपको कंपलसरी उद्यमी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा उस सिलसिले में, और बाकी के सारे फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी एज पर द इंडस्ट्री। तो मेजराम साहब, अगले एपिसोड में अ, हम यह डिस्कस करना चाहेंगे कि पैक्ड आइटम और अनपैक्ड आइटम में क्या फर्क बिल्कुल सर। है, क्योंकि ये जो हमारे दलित नौजवान हैं जो कुछ छोटा छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और बिजनेस छोटा ही शुरू करना अच्छा होता है, तो कोई पैक करके बेचना चाहता है, कोई अनपैक करके बेचना चाहता है। मान लीजिए कोई देसी दाल बना रहा है लखनऊ में, या कोई अचार बना रहा है, तो वो दिल्ली भेजना चाहता है लेकिन वो ब्रांड नहीं बनाया है। दिल्ली भेजना चाहता है, बरोबर। भोपाल भेजना चाहता है, नागपुर भेजना चाहता है, लेकिन वो ब्रांड उस पर नहीं बना हुआ है। तो जब वो बुक करेगा किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से या रेलवे से भेजेगा, तो इस पर क्या क्या इश्यूज आते हैं, अगला एपिसोड हम इस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच मेसराम साहब। जय थैंक यू सर। जय।